लुट गया कह सकते हैं, समय छीना जा चुका है। खैर, जितना भी है मैं संक्षेप में अपनी बात को कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका कार्यक्रम 3 खंडों में विभाजित हो चुका। कार्यान्वयन का कार्य विचित्र सेन जी ने कर दिया और तकनीकी पक्ष के लिए हम बालेंदु जी के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं उनको सुनने के लिए। तो मेरे लिए मैंने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया, क्योंकि शून्यकाल का उतना ही समय लूँगी मैं आप लोगों का, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो BCCL का धन्यवाद, इस परिवार का आभार कि उन्होंने एक इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के किया है। और ये कि हाँ, अब से कुछ 5 वर्ष पहले तक की अगर बात की जाए, मैं कुछ बातों में विचित्र सेन जी से कहीं कहीं असहमत हूँ। मेरा दृष्टिकोण कुछ अधिक सकारात्मक है। मैं ये ना कहूँगी कि उनका नकारात्मक है, मगर मेरा कुछ अधिक सकारात्मक है राजभाषा को लेकर। तो जब अब से 5 वर्ष पहले हम कुछ कहीं ऐसे इस तरह बोलने की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये कह के आती थी मैं कि अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकन भूल जा देवता। यहाँ देवता कौन? हम आप और हम राजभाषा अधिकारी ही हैं। और राजभाषा की चाल, उसकी अप्रोच उतनी ही हो पाई थी कि हमें लगता था अभी तो नींव भी नहीं बनी। लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो प्रगति मैंने महसूस की है, उसका उल्लेख करना अनिवार्य है, आवश्यक है, और वो बात आप सब तक पहुंचना और पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग क क्षेत्र में हैं, क क्षेत्र यानी हिंदी भाषी बेल्ट, और मेरे को यहाँ पहली बार आने का काम पड़ा है। तो मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कार में अपने ड्राइवर महोदय से भी यही बात पूछी कि ये झारखंड है, हिंदी भाषी बेल्ट है, तो लोग यहाँ अंग्रेजी में कैसे ज़्यादा काम करते हैं? कैसे करते हैं? क्या आप लोगों को हिंदी कम आती है? आप लोगों से ही सवाल है मेरा, क्या आप लोगों को हिंदी कम आती है या अंग्रेजी ज़्यादा आती है? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो स्थिति अलग हो सकती है। चूंकि ये हम अंग्रेजी के मोह में बंधे हैं, पुरानी गुलामी की जो हमारी मानसिकता बंधी चली आ रही है, ये उसका परिणाम है। अंग्रेजी बोल के हम खुद को ज़्यादा विद्वान महसूस करते हैं। आप में से अगर बुरा ना माने तो कितने लोग यहाँ राजभाषा के कार्य से ही जुड़े, एक बार हाथ उठा देंगे? बहुत सारे। आप में से कितने लोगों को सिर्फ हिंदी आती है? सिर्फ हिंदी आती है? अंग्रेजी भी आती होगी, तभी तो अनुवाद का काम कर पाते होंगे। तो एक अनुवादक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आती हैं, तभी वो राजभाषा के क्षेत्र में काम करता है। लेकिन जो दूसरे अधिकारी हैं, वो कहते हैं हिंदी में हाथ जरा तंग है, हिंदी में थोड़ा कम आती है। अब ये शर्म की बात है या गर्व की बात है, आप अपने स्तर से सोचिए जरा कि जैसे चाक पर अधूरा बर्तन, जैसे चाक पर अधूरा बर्तन, जैसे बिन बरखा के सावन और जैसे बिन प्रवाह की सरिता, वैसी ही कुछ अधूरी रही राजभाषा की कविता। माना कि हिंदी की यात्रा कुछ अधिक लंबी हो गई है। 75 वर्ष, अभी विचित्र सेन जी कह रहे थे 375 वर्ष, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। शुभ शुभ बोलिए। 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ किया है, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगी कि माना हिंदी की यात्रा कुछ अधिक लंबी हो गई है, लेकिन नींव जितनी गहरी होगी, इमारत उतनी ही ऊंची होगी। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी, पेड़ की ऊंचाई भी उतनी ही अधिक होगी। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक रहिए। वो रात के 8 भी एक दिन बजेंगे, याद है ना क्या होता है रात के 8 बजे? याद है? एक दिन वो भी बजेंगे और फिर राजभाषा अपना उचित स्थान भी पाएगी। हाँ हाँ, तालियां बजा सकते हैं। तो हमारे देश में देखिए, धर्म, जाति, भाषा कितनी है, अंबार है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश की राजभाषा पर एक पराई भाषा सवार है। सवार है क्यों? आपकी और हम सब की गलतियों की वजह से।
हमें अपनी भाषा पर गौरव नहीं है, अभिमान नहीं है। हम हमेशा नहीं, इसमें ये दोष भी नहीं है। भारतीय संस्कृति में स्वयं पर अनावश्यक गुमान करना नहीं सिखाया जाता था। हमें बड़ा विनम्र रहना सिखाया गया, और पहले आप तो हमेशा दूसरों को तवज्जो देना ही हमारी नस्ल में है। तो बस उसी का परिणाम है। तो हर चीज़ एक सीमा तक अच्छी होती है, ठीक। हम ये नहीं कि आप पहले आपने अपना घर ही किसी और को सौंप दें, वो थोड़ी मूर्खता की हद हो जाएगी। तो हमें उस हद से वापस लौटने की ज़रूरत है। हम उस हद तक जा चुके हैं, हम मूर्खता की हद तक अंग्रेजी को अपना चुके हैं। थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तप कर ही कुंदन बनता है। राजभाषा की यात्रा को लंबे होने का अफसोस कतई न। ये सभी को यहाँ उपस्थित अधिकांश लोगों को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था आज़ादी के बाद, और उस समय ये संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया था कि हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि इस बात के लिए सबसे पहले किन्होंने इसका आगाज किया था कि हिंदी को होना चाहिए राजभाषा? वो एक तमिलियन अयंगर जी थे। हाँ, अयंगर जी थे जिन्होंने इसका पुरजोर समर्थन किया था और सबसे पहले कहा था कि हिंदी को ही राजभाषा होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि तमिल की स्थिति हिंदी के मामले में कुछ भिन्न है, हालांकि वहाँ भी परिवर्तन आने लगा है। इसके अलावा देखिए उस सभा में श्यामा प्रसाद बनर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली थे। आज हमने देखा हमारे अध्यक्ष महोदय दत्ता जी बंगाली कितनी बढ़िया हिंदी बोल के गए। और इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम हिंदी के मामले में कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ये हो सकता है कि हमारा रास्ता कुछ एकदम एक्यूरेट नहीं रहा, बहुत सटीक रास्ते पे हम नहीं चले, शायद इसलिए ये यात्रा कुछ लंबी हो गई। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। अभी हम लोग बहुत तेज़ी से सही ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अभी बता रहे थे कि ये जितना भी सम्मेलन करते हैं, ये आयोजन करते हैं, इनसे हिंदी नहीं आएगी। भाई आएगी। सोनार की चोट धीरे धीरे पड़ती रहनी चाहिए। वो रुक जाएगी वो खतरनाक है, उसे रुकना नहीं है। इस तरह के आयोजन, सम्मेलन, वर्कशॉप्स, कार्यशाला, सब कुछ, मीटिंग, सभी कुछ आवश्यक है। वो स्टेप्स हैं, चरण हैं। एक चरण भी चूकेंगे हम तो गिरने का डर है, गिरना नहीं है। और हिंदी संभल कर चल रही है, जिसमें राजभाषा अधिकारी इसकी सेवा बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं और राजभाषा की प्रतिष्ठा में लगातार लगे हुए हैं। एक बात और मैं अक्सर कहती हूँ कि राजभाषा अधिकारी को बहुत सारा विरोध सहना पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं, आप सब सहमत होंगे। और हमारे काम को भी नगण्य माना जाता है, दोयम दर्जे का माना जाता है। सारी बातें एक तरफ, हमारा काम है पानी पर लकीर बनाने जैसा। बनती है क्या? बनती है क्या पानी पर लकीर? नहीं बनती, लेकिन राम सेतु बनता है ना। राम सेतु समुद्र पर ही बना है ना। तो एक दिन राजभाषा की रेखा भी, विरोधों के पानी को चीर करके हम वो रेखा भी बनाने में सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, यह आगाज है मेरा कि तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, अब गुलामी की वो भाषा ना हमारी पहचान है। वो भाषा जो गुलामी की पहचान है, उसे अपनी पहचान न बनाए, बल्कि हमें उससे दूरी बना के अपनी भाषा को स्वीकारने की अपनी पहचान बनाए। अच्छा, मैं विषय से शायद थोड़ा भटक रही हूँ क्योंकि समय मैंने शून्यकाल का लाभ लिया, समय कम है, तो मैंने संक्षेप में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके आज के विषय के अनुकूल हैं। ठीक, उस विषय पर मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को यात्रा की बात कर रहे हैं, गौरव यात्रा। तो वास्तव में यात्रा गौरवपूर्ण है। आप देखिए कि हमारे संविधान के निर्माण के साथ ही राजभाषा की वकालत हुई थी,
राजभाषा हिंदी को होना चाहिए। तो 14 सितंबर 1949, यदि कॉपी पेन है आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा। यहाँ एक कहानी चलती है, जब हमने राजभाषा विभाग ज्वाइन किया था अब से 30 साल पहले, तो ये कहा जाता था राजभाषा कोई सभा में जीती ही नहीं थी, हिंदी जीती ही नहीं थी, वो तो बराबर बराबर के वोट पड़े थे और किसी एक मत से उसको जिताया गया। कितने लोगों ने कहानी सुनी है? नहीं सुनी? हाँ, किसी ने एक मत दे करके उसे राजभाषा घोषित करवाया। अभी देखिए बात को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। वो एक मत नहीं, एक मत की बात थी। राजभाषा को एक मत से स्वीकारा गया था, ना कि एक मत से। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी की वकालत होती थी, उसका जोर था, आज भी होती है। उस जमाने में तो कुछ ज्यादा ही जोर था, अंग्रेज नए नए गए थे। तो ये कहा गया, ये प्रचार हुआ, ये प्रसारित हुआ, हिंदी तो केवल एक मत से जीती थी। अपने दिमाग से इस दुर्भावना को निकाल दें, वो एक मत से जीती थी। ठीक। इसके बाद 26 जनवरी 50, ठीक, 6 महीने, 4 महीने बाद संविधान लागू हो गया। तब राजभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया 1953 में। चरण दर चरण आगे बढ़ती गई है हिंदी। आप देखिए, सीधा चलना हो तो बहुत आसान है, लेकिन यदि कहीं पैर में कुछ डिफेक्ट है तो उसको चलने में, चलाने में थोड़ी समस्या आएगी। राजभाषा का हाल भी वैसा ही था। उसको सीधा कोरे कागज पे लिखने जैसा नहीं था ना, उसे एक को हटा करके अपनी जगह बनानी थी, तो ये एक ज्यादा कठिन काम था। 1957 में संसदीय समिति का गठन हुआ। 1963 में नेहरू जी के आश्वासन, जब 1950 में ये सब काम चला, संविधान में इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया, तब ये बात हुई कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी बराबर चलेगी, ठीक है, और उसे कम करते करते हिंदी को बढ़ाया जाएगा। ठीक। लेकिन 1963 आ गया, 50 के बाद 63, 13 वर्ष हो गए। तब नेहरू जी ने फिर आश्वासन दिया कि मुख्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी सहभाषा। ठीक। तो सहभाषा, हमारी आदत है, हम बड़े आराम तलब लोग हैं। हमें जहाँ कुछ सुविधा मिलती है ना, हम उसको हड़प लेते हैं, पूरा उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो जैसे इस सुविधा मिली कि हाँ अंग्रेजी को साथ में लिए सहभाषा के रूप में, तो हमने तो उस हिंदी को मुख्य भाषा वाले पॉइंट को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, और पूरी तरह किस पर चले गए? अंग्रेजी को मुख्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करते चले गए, सुविधा की दृष्टि से, सुविधा के कारण। 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपना पहला भाषण संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिया। 1979 में मोरारजी देसाई जी की सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं में दोनों भाषाओं का विकल्प दिया। 85 में एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया। देखिए, ये हिंदी की प्रगति की, ये सब प्रगति ही है, राजभाषा की प्रगति ही है। हम ये ना कहें कि हमने कुछ नहीं किया, राजभाषा ने कोई प्रगति नहीं की, ये उसकी गौरव यात्रा है, चरण दर चरण वो आगे बढ़ती रही है। 1988 में नरसिंह राव जी ने संयुक्त राष्ट्र असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। 1999 में मॉरिशस और भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय बना। 1999 में हिंदी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। आपको पता है पिछले साल क्या मनाया गया? कुछ को पता होगा? हीरक जयंती मनाई। हीरक जयंती क्या होता है? स्वर्ण सुना था, जुबली हो गया, गोल्डन हो गया, हीरक जयंती 75 वर्ष पूरे हुए थे। तो ये कितना विशाल समारोह मनाए जाते हैं। 10-10 आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप देखिए इतने छोटे से प्रदेश में कितने लोग इकट्ठे हैं। जब केंद्र के स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं, वहाँ 10,000 से अधिक ऑडियंस होते हैं, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वक्ता होते हैं। कोई यहाँ से बता सकते हैं कौन कौन बड़े बड़े वक्ता आए थे? देखिए,
हरिओम पवार जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, कुमार विश्वास जी, अनुपम खेर जी। तो ये कॉमन नाम इसलिए बोल रही हूँ कि इनको तो आप सब जानते ही होंगे। बाकी बहुत सारे साहित्यकार जो अपने सबसे अधिक ऊंचाइयों पर आज हैं, ऐसे ऐसे वक्ता जो उस कार्यक्रम को सिर्फ कार्यक्रम नहीं उत्सव का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रगति नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्या ये प्रगति नहीं है? ये गौरवपूर्ण प्रगति है। मैं इस पर गर्व महसूस करती हूँ। इसके बाद देखिए 2004 यानी 2000 के बाद आप देखिए कंप्यूटर बहुत अच्छे से लोगों के उस पर हिंदी आने लगी थी। उसके पहले ज़रूर कुछ लीला और कुछ श्रुतलेख जैसे कुछ ऐप हुए थे तैयार जो सफल नहीं रहे। लेकिन आज हिंदी कहाँ नहीं है? बता सकते हैं कहाँ नहीं है हिंदी? टेक्नोलॉजी में है। अभी तो देखिए बालेंदु जी बताएंगे आपको कि हिंदी कहाँ कहाँ है। टेक्नोलॉजी में है, आपके मोबाइल से लेकर चैट जीपीटी में है, कंप्यूटर में है, गूगल के एलेक्सा में है, व्यापार में है, विज्ञापनों में है। और आप सब तो व्यापार का ही काम करते हैं ना, कोयला और जो भी कुछ आपका यहाँ खनिज है तो व्यापार ही करते हैं ना। आपके मजदूर हैं, क्या जानते हैं वो? हिंदी ज़्यादा समझते हैं कि अंग्रेजी ज़्यादा समझते हैं? अभी बाहर देखा वो कौन सी किसी संस्था वालों, किसी स्टॉल वालों ने पैम्पलेट दिया, कैनरा बैंक वालों ने, वो हिंदी में छापा था। कुछ स्त्रियों के लिए कुछ योजनाएं उन्होंने निकाली, तो वो जब हिंदी में छपा है तो कहाँ तक जाएगा? जमीनी स्तर हर औरत तक पहुँच सकेगा, आम औरत तक भी वो बात पहुँच सकेगी। लेकिन यदि वही अंग्रेजी में छपा होता तो हम में से अधिकांश पढ़े लिखे भी उसे इग्नोर कर देते, होगा कुछ। लेकिन वो हिंदी में है तो जो कम पढ़े लिखे हैं वो उसको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमारा उद्देश्य, भारत सरकार का उद्देश्य क्या है हिंदी को लाने के लिए? क्या उद्देश्य? कि सरकार की जो भी योजनाएं बन रही हैं वो आम जनता के लिए बन रही हैं, तो आम जनता तक पहुंचे तो सही। जब पहुंचेगी ही नहीं तो उस योजना को बनाने को कागजों में बनाने का कोई फायदा है नहीं है। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कृपया हिंदी में काम करें, ताकि जो काम आप कर रहे हैं वो आम जनता तक वो पहुंच सके। मुंबईया हिंदी है, भोजपुरिया हिंदी है। अभी मेरे ड्राइवर ने बताया, मैंने पूछा यहाँ की लोकल भाषा क्या है, कुछ बताया उन्होंने, लेकिन मैं बोले मैडम वो तो नहीं है, अब बिहार के लोग बहुत आ गए हैं तो बिहारी हिंदी चलती है यहाँ। ये भी एक हिंदी है, बिहारी हिंदी है, हैदराबादी हिंदी है, फिल्मी हिंदी है, और ले दे के आज के युग में तो इंग्लिश वाली हिंदी भी है। तो हिंदी कहाँ नहीं है? सर्वत्र है, और ये उसकी गौरव गाथा का एक और चरण है। अच्छा, एक अंतिम बात कहूँगी मैं, थोड़ी सी 2-3 मिनट और, क्योंकि मुझे पता है लंच टाइम हो गया, भूख लग रही होगी सबको। तो दरअसल कमी है, कहाँ कमी है? इतना सब कुछ भारत सरकार कर रही है। 2024 पिछले साल जो हीरक जयंती मनाई गई, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप में से अधिकांश लोग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे होंगे। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करते हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक, उन्होंने एक वाक्य बोला जो सारी बातों का सार है, और वो एक वाक्य था कि राजभाषा अपनी सफलता के अंतिम पायदान पर है। ठीक है, समझे इस बात का मतलब? राजभाषा हिंदी अपनी सफलता के अंतिम पायदान पर है, यानी बस सफलता हमने लगभग छू ही ली है। प्रत्यक्ष में ना दिख रही है, लेकिन रास्ते प्रबल हैं। हाँ, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम वास्तविक काम नहीं कर रहे। वहाँ कमी सिर्फ एक डंडे की है, क्या करें, आदत है उसके बिना हम समझेंगे नहीं। तो वही मैंने कहा, 8 बजे के किसी दिन रात को अचानक सब करने लग जाओगे, करोगे ना तब तो, उसी का इंतजार है। देखिए आप में से, आप नहीं, जो दूसरे लोग राजभाषा के अधिकारी नहीं है, कार्मिक नहीं है, उनके पास 3 बहाने होते हैं राजभाषा की खिंचाई करने के। राजभाषा में काम ना करने के 3 बहाने हैं, और उन तीनों को मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहती हूँ।
कुछ लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, हिंदी में काम करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल क्या होता है? मुश्किल वो होता है जो हम सोच लेते हैं कि हमें नहीं करना। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? कौन थी? हाँ, देखिए वो लड़की ट्रेन से गिर गई थी, उसके पैर ट्रेन में कट गए, रात का समय था, 2 ट्रैक्स के बीच में रात भर में 72 ट्रेनें आई गई, उसके पैर खत्म हो गए, शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, लेकिन जिजीविषा थी, वो जिंदा थी। सुबह गांव वालों ने देखा, शायद बरेली के किसी अस्पताल में भर्ती किया। छोटा सा अस्पताल था, वहाँ एनेस्थीसिया नहीं था, ब्लड नहीं था। उस लड़की ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा हम इलाज नहीं कर सकते, बिना एनेस्थीसिया के कैसे ऑपरेशन करें, इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। क्या हुआ? लड़की ने कहा अगर 72 ट्रेनें मेरे ऊपर जिंदा रहते निकल गई हैं, मैंने झेल ली हैं, तो मैं इस ऑपरेशन को भी झेल लूंगी, आप ऐसे ही ऑपरेशन। तो ये है मुश्किलें, और मुश्किलों से भी जीतना। और फिर 4 महीने में ठीक होने के बाद उसने पहाड़ भी चढ़े, एवरेस्ट भी नापा और सारी ऊंचाइयां नापी। तो क्या हिंदी इससे ज्यादा मुश्किल है? आप लोगों को ज्यादा मुश्किल लग रही है? मेरी ऐसे यहाँ पर आपको अपनी सोच, अपने एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात लोग कहते हैं कि हिंदी में काम करना हमारी मजबूरी है, वरना हम तो हिंदी में बिल्कुल ना करें। वी आर वेरी हैप्पी। अंग्रेजी में कलम चला के बहुत खुश है, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी लिखते हुए थोड़ा सा अच्छा लगता था, देखा हमें अंग्रेजी आती है, लेकिन अंग्रेजी आना अच्छी बात है, अच्छी बात। आपको 4 भाषाएं और भी आती है तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं, ये खराब बात है। ठीक, अपनी भाषा को मत छोड़िए, यही निवेदन है। तो मजबूरी कैसे? मजबूरी आपको पता है, वो सुनीता विलियम्स आसमान में अटक गई है, पता है ना, 15 दिन के लिए गई थी, अभी तक नहीं लौट पाई है। वो मजबूरी है। आपकी मजबूरी है क्या? हाँ, हिंदी में काम करना आपके लिए मजबूरी है? उससे ज्यादा बड़ी मजबूरी है क्या? हाँ या ना तो बोलिए भाई। वो राजा हरिश्चंद्र थे, डोम का काम करना पड़ा उनको, बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेना पड़ा, वो मजबूरी थी। आपके पास कोई मजबूरी नहीं, आप हिंदी में काम करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, बस करिए तो सही। तीसरी बात कहते हैं, हमसे नहीं होता, हिंदी में हाथ तंग है, हिंदी उतनी नहीं आती। भाई आपको अंग्रेजी भी उतनी नहीं आती, आपको हिंदी घोषित कर दिया, आपको नहीं, आपको आता क्या है फिर? ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, एक बात तो सीखिए। ठीक है, हिंदी आना गर्व की बात है, नहीं आना शर्म की बात है। इस शर्म से बचिए, शर्मिंदा अपने आप को ना करें। ये क्या करें, आज के बाद यहाँ इस सभा में जो बैठे हैं, कोई भविष्य में मत करना कि मुझे हिंदी में जरा हाथ करो, और जब कहो तो याद कर लेना कि मैंने कहा था। ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं। ऐसी सोच के कारण ही राजभाषा की कविता अधूरी है अभी तक, लेकिन हो जाएगी पूरी। अब मैं समापन की ओर हूँ। मेरे राजभाषा साथियों के लिए मेरे पास एक अनुरोध है। पहले दिन थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है। तो हमें पता है हम एक बहुत छोटा काम करते हैं, आप लोगों को, दूसरे लोग अपने काम को छोटा मानते हैं, हालांकि ये काम बहुत जटिल है, अपने आप में एक विशेषज्ञता मांगता है काम, लेकिन दूसरे लोगों की नजर में ये माना जाता है तो हिंदी वाला काम है, हिंदी का है, ये हिंदी वाला बंदा है, इतना भी कह देते हैं, ये तो हिंदी वाले हैं, मतलब जैसे समथिंग। तो आप लोगों के लिए एक सुझाव है कि थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी के लिए, थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी के लिए। ज्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। इतना मत झुकिएगा, सिर्फ इसलिए कि हिंदी का काम करो, झुकने की क्या जरूरत है? आप भी सम्मान का काम कर रहे हैं, हर किसी के बस की नहीं, वो डॉक्टर और इंजीनियर के बस का काम नहीं अनुवाद कर रहे हैं।
जैसे उनका काम विशेषज्ञता रखता है वैसे ही आपका काम विशेषज्ञता रखता है। तो ये आपके उत्साहवर्धक के लिए पंक्तियाँ थी। और यदि वैसे तो यहाँ कोई अधिकारी बैठे नहीं हैं, मगर आपके अधिकारियों के लिए भी मेरे पास एक छोटा सा संदेश है कि राजभाषा तो आगे रहेगी, बहुत जल्दी आने वाली है, ये तय है। उससे पहले अगर आप सब लोग अपने राजभाषा अधिकारियों का साथ दें और खुद नियमों का पालन करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को, ये अंतिम पंक्तियां हैं, इसके साथ में मैं बता दूंगी कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को। धन्यवाद। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ उत्साह